Good morning students. Today we are going to discuss our chapter number 4, that is metals and non-metals. मेटल्स और नॉन मेटल्स डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए और उसमें से फर्स्ट है मैटर। तो बेसिकली मैटर होता क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ नॉन एज मैटर। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वेट हो और वो जगह ऑक्यूपाई कर ले, हम उसको बोलते हैं मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर है। अब चेयर का कुछ ना कुछ वेट भी होता है और उस चेयर को आप जिस जगह पे रखोगे वो जगह वो चेयर ऑक्यूपाई कर लेती है, तो हम चेयर को बोलेंगे कि चेयर क्या है? मैटर है। ऐसे ही टेबल है। टेबल का भी कुछ ना कुछ वेट ज़रूर होता है और आप उस टेबल को जिस जगह पे रखोगे वो जगह वो टेबल ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इसलिए टेबल भी किसका एग्जांपल है? मैटर। ऐसे ही अगर आप इस वक्त अपने रूम में बैठे हो तो मोस्टली उस रूम में की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? मैटर है। आपका बेड है वो भी क्या है? मैटर है। उसका भी कुछ ना कुछ वेट है और बेड को आप जिस पोजीशन पे जिस जगह पे रखते हो वो जगह वो बेड ऑक्यूपाई कर लेता है, तो बेड भी क्या है? मैटर है। ऐसे ही सोफ़ा है, वो सब चीज़ें क्या है? मैटर है। अब नेक्स्ट आता है कि हम मैटर को क्लासीफाई किन चीज़ों में करते हैं। तो बेसिकली जो मैटर की कैटेगरीज हैं वो दो है। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंसेस, सेकंड होते हैं मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट है एलिमेंट और सेकंड है कंपाउंड्स। तो बेसिकली एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि फर्दर और छोटी चीज़ों में तोड़े नहीं जा सकते। किसी भी केमिकल मेथड से हम एलिमेंट्स को उसके और छोटी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जितना मर्जी आप हीट, लाइट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर लीजिए, आप एलिमेंट को उससे छोटी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे आयरन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। आप अगर एक आयरन को आप ब्रेक करते भी हो, किसी भी तरीके से आप हीट प्रोवाइड करते हो, लोहे को पिघलाना शुरू करते हो, वो पिघल के भी लोहा ही रहता है, वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इसलिए वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं? एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं। अब जो एलिमेंट्स होते हैं वो फर्दर और कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट है मेटल्स, सेकेंड है नॉन मेटल और थर्ड है मेटलॉइड। अब डिपेंड करता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि हम कुछ एलिमेंट्स को मेटल्स बोलते हैं, कुछ को नॉन मेटल्स और कुछ को मेटलॉइड्स। तो बेसिकली मेटल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है? आयरन, कॉपर, टिन, गोल्ड, ये सब क्या होते हैं? मेटल होते हैं। क्यों मेटल होते हैं? क्योंकि ये सब क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। तो कोई भी मेटल जो हार्ड होगा हम उसको मेटल्स की कैटेगरी में रख देते हैं। अब इनकी शाइनी अपीयरेंस होती है, गोल्ड है, सोना चमकता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? मेटल है। सेकेंड आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते हैं। अगर आप उसको नॉर्मली तोड़ने की कोशिश करो तो वो टूट जाते हैं। और ये मेटल्स जो होते हैं उनकी शाइनी अपीयरेंस होती है, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं काफ़ी डल दिखते हैं, वो इतने शाइन करते हुए नहीं होते। नेक्स्ट आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ तो है, मतलब 50% तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को शो कर देते हैं, 50% नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, हम उसको मेटलॉइड्स बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब किसके एग्जांपल हैं? मेटलॉइड्स के। तो इसके बेस पे हम कैटेगराइज करते हैं कोई चीज़ मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हार्ड देख लिया हमने, शाइनी अपीयरेंस देख ली तो उसको मेटल में रख दिया। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बेस पे हम एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब उसके बाद आता है अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब हमें कहाँ पे मिलते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो बेसिकली ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हमें मिल सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। ऐसे ही एक है अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जो होती है वो मेन सोर्स होती है मेटल्स या नॉन मेटल्स की। जैसे आपने सुना होगा ना कि धरती के नीचे से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स भी वहीं से मिलते हैं। अब इसको बेसिकली काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स लगाई जाती हैं। उन टेक्निक से उन चीज़ों को, मेटल्स और नॉन मेटल्स को अर्थ के नीचे से निकाला जाता है। फिर उसकी अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से उसकी क्लीनिंग की जाती है और वो क्लीनिंग के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और इस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स को अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट आता है
फिज़िकल स्टेट, मतलब देखने में मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे लगते हैं। मोस्टली जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड फॉर्म का मतलब जिसको आप अच्छे से टच कर सकते हो, जैसे आपका टेबल है, जिस फॉर्म में टेबल है वो सॉलिड है। तो मोस्टली जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन इसमें ना आपको बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस याद रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मरकरी एक ओनली ऐसा मेटल है जो कि बेसिकली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मरकरी, जैसे थर्मोमीटर्स में मरकरी यूज़ होता है, वो कैसे होता है, लिक्विड में होता है, लेकिन वो है एक मेटल। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और यही चीज़ें हैं जो आपको एमसीक्यू में या किसी और फॉर्म में पूछी जाती है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सेप्शनल केसेस से ही आते हैं, कि जैसे आपको दे दिया कि इसमें से कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आपको अगर एमसीक्यू में आया तो आपको मरकरी को टिक करना है। अब आपको मेटल्स के बारे में तो पता चल गया। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड या फिर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सल्फर, फॉस्फोरस है, कार्बन है, ये मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसियस फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे मरकरी का एक्सेप्शनल केस मेटल्स में था, ऐसे ही नॉन मेटल्स में ब्रोमीन का केस है। ब्रोमीन एक ओनली ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब ब्रोमीन जो है ना वो लिक्विड स्टेट ब्राउन कलर का होता है, इस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल्स में ब्रोमीन का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुली इसका यूज़ किया जाता है। अगर प्रैक्टिकल में यूज़ करते हुए ये जो लिक्विड है आपके हाथ पे गिर जाए तो ये आपके हाथ को पूरी तरह से बर्न कर सकता है, कपड़े भी जला सकता है पूरी तरह से, और जो आपका हाथ है वो काफ़ी डीप तक डैमेज हो जाएगा। इसीलिए जब हम प्रैक्टिकल्स में ब्रोमीन का यूज़ करते हैं तो बहुत केयरफुली और अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचर्स या जो भी लैब अटेंडेंट हैं उनके ऑब्जर्वेशन में ही इन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है मेलेबिलिटी एंड ब्रिटलनेस। द प्रॉपर्टी दैट अलाउज मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स और फॉइल्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप हैमर करो, मतलब हथौड़ा मारो उसके ऊपर, तो वो जो मेटल्स होते हैं वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो उसका है एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल का क्या मतलब है, जैसे जो आप चपाती को गर्म रखने के लिए जो यूज़ करते हो एल्यूमिनियम फॉयल, जिसके अंदर आप मोस्टली स्कूल्स में या कहीं पे भी आप खाना लेके, लंच लेके जाते हो, तो चपाती को जिस एल्यूमिनियम फॉयल में रखते हो, वो जो एल्यूमिनियम है वो मेटल है। वो जो एल्यूमिनियम है उसको हैमर्ड करके शीट में कन्वर्ट किया गया है। ये प्रॉपर्टी मेटल्स शो करते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है कि जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल इन नेचर होते हैं। अगर कोई पूछे मेलिएबल इन नेचर का क्या मतलब है, तो उसका मतलब है कि हम अगर हैमर करें तो एल्यूमिनियम की शीट्स बना सकते हैं। एल्यूमिनियम मेटल से एल्यूमिनियम की शीट्स बनाना, उसको हम, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब जैसे एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं, उनको मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो दवाइयों के वो होते हैं, पैकेट्स होते हैं जिसमें आपको मेडिसिन्स मिलती है, वो सब रैपर जो उसके होते हैं वो भी एल्यूमिनियम के होते हैं। अब वो एल्यूमिनियम को भी कैसे बनाया जाता है कि जो एल्यूमिनियम का मेटल है उसको हैमर्ड करके एल्यूमिनियम शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उस एल्यूमिनियम शीट्स में मेडिसिन्स की पैकिंग की जाती है। ये जो पैकिंग होती है ये वेल टेक्निक वे से की जाती है। बहुत सी ऐसी मशीन्स होती हैं जो इसके लिए अलग रखी होती हैं, मेडिसिनल जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं उसके अंदर। तो एल्यूमिनियम शीट से ही ये इनकी पैकिंग की जाती है, और इसका फर्दर हमारी फैक्ट्रीज़ में और हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ है। अब उसके बाद आता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का क्या मतलब होता है, अब जो नॉन मेटल होते हैं अगर हम उसको हैमर करेंगे ना तो वो क्या है, उनके ब्रेकअप, मतलब छोटे छोटे पीसीज में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी कि हम अगर उसके ऊपर हैमर मारें और वो कन्वर्ट हो जाए छोटे छोटे पीसीज में, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल, मतलब हम अगर हम मेटल को हैमर करोगे तो उसकी शीट्स बन जाएगी, लेकिन अगर आप नॉन मेटल को हैमर करोगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सल्फ़र है, कोल है, जो कोयला आपने देखा होगा, अगर आप कोयले के ऊपर हथौड़ा मारोगे तो उस कोयले के छोटे छोटे पीसीज हो जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स को बेसिकली हमने अब किस में कन्वर्ट करना है, वायर्स में। अब हमने मेलेबिलिटी में क्या किया था कि मेटल्स को हमने शीट्स में कन्वर्ट किया था, डक्टिलिटी में हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कॉपर है वो एक मेटल है,
तो आपने जो वो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है, बिजली की तारें, वो कॉपर की होती है, उनको ऐसा नहीं है कि वो उसी फॉर्म में मिलती है, कॉपर होता है हमारे पास मेटल, उस कॉपर से कॉपर की वायर्स बनवाई जाती हैं। वो जो कॉपर से कॉपर की वायर्स बनाई जाती हैं उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ये जो कॉपर की वायर्स होती है फर्दर इलेक्ट्रिकल दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के काम आती है। नेक्स्ट आपका है जैसे टंगस्टन है, जो घर पे इलेक्ट्रिकल बल्ब्स लगे होते हैं, इसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। ये जो टंगस्टन है इसको भी वायर में कन्वर्ट किया जाता है और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। नेक्स्ट आपका आता है लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है कि उनकी बहुत शाइनी सरफेस होता है। मैंने आपको बोला कि मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी इन अपीयरेंस होते हैं, चमकते हैं, जैसे गोल्ड है तो सोना चमकता है, तो इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं लस्टर अपीयरेंस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा शाइनी नहीं होते हैं, उनकी डल अपीयरेंस होती है, देखने में वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। नेक्स्ट आता है कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब होता है कि इनकी कैपेसिटी होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है बिस्मिथ की। बिस्मिथ जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो हीट को कंडक्ट नहीं करता। अब मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए उसको बर्तन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर बर्तन गर्म नहीं होगा तो बर्तन में रखी हुई सब्ज़ी कभी बनेगी नहीं। तो अगर हमने अच्छे से जो सब्ज़ी वगैरह बनानी है तो उसके लिए जो बर्तन होते हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं, चाहे वो एलुमिनियम के बनाए जाएँ, स्टील के बनाए जाएँ। तो वो जो मेटल्स होते हैं उनकी बनाई जाती है। क्यों मेटल्स की बनाई जाती है? क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अब बर्तन गर्म होगा तभी तो उसके अंदर जो सब्ज़ी आप बना रहे हो वो बनेगी। अब सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है तो हम कॉपर की वायर्स क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल पर्पसेस के लिए। अब उसका भी रीज़न है कि जो सिल्वर होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। अगर हम चांदी की तारें लगाएंगे तो वो अफोर्ड करना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा रिस्क भी होता है, और वो चीज़ कह लो कि इंडिया में अभी तक ये चीज़ कामयाब नहीं है। इतनी ज़्यादा कॉस्टली से अच्छा है कि कॉपर का हम यूज़ कर लें, वो कंपैरेटिवली सिल्वर से हमें सस्ती मिलती है, थोड़ी चीप पड़ती है। तो अगर हम वहाँ उसमें से इलेक्ट्रिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा लॉस होने से बच जाता है। इसीलिए हम सिल्वर को ना यूज़ करके कॉपर की वायर्स का यूज़ करते हैं। अब डायमंड है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, वो इतने अच्छे से जो ये हीट होती है उसको कंडक्ट नहीं करते हैं। पर इसमें भी एक्सेप्शन है, डायमंड एक ओनली नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं ये आपको याद रखने हैं, ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी एक्सेप्शनल केसेस में से ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब आपको पता ही है कोई चीज़ कितनी ज़्यादा हार्ड है। अब मेटल्स क्या होते हैं, वो हार्ड होते हैं नेचर में, इसीलिए जैसे आयरन है वो मेटल है, तो इसीलिए उसको जो रेल की पटरियाँ होती हैं, रेल ट्रैक्स होते हैं, उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है। जैसे सिल्वर है, कॉपर है, वो बिजली की तारें बनाने के लिए यानी कि इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल है, ग्रेफाइट एक ओनली नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर चाहे तो ग्रेफाइट की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है जैसे आप किसी चीज़ को हाथ लगाओ तो मतलब आवाज़ आए, उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो। तो मेटल्स जो है अगर आप उसको जाके मतलब करते हो, अगर दबाते हो तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये जो रिंगिंग प्रॉपर्टी या जो साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, इसी को बोला जाता है सोनोरिटी। और जो मेटल्स जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं सोनोरस। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो अच्छी साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं, इसलिए जो विंड चाइम होते हैं जो आप अपने घरों में डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हो वो सारे मेटल्स के बने होते हैं। जो बेल होती है जो आप टेंपल में भी यूज़ करते हो, वो गिटार्स की स्ट्रिंग्स होती हैं, वो सब क्या है, मेटल की बनी होती है। क्यों बनी होती है? क्योंकि वो क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, उसमें से अच्छी साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता, उनकी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, वो नॉन सोनोरस होते हैं।
ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको डिस्कस की है वो आपको ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के में मिल जाएगी। इसमें से अगर आपको क्विक रीडिंग लेनी हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सारी प्रॉपर्टीज़ जो पीछे डिस्कस की है वही है इसमें। हमने सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो हमने ऊपर डिस्कस की है वो सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जो अब डिस्कस करेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उसके अंदर फर्स्ट आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कि बेसिकली बेसिक इन नेचर होती है। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल है आयरन। जो घर पे आप लोहा यूज़ करते हो, जो कूलर्स के स्टैंड्स होते हैं वो आयरन के बने होते हैं। जब वो कूलर के स्टैंड्स जो है वो ऑक्सीजन यानी कि एयर के कांटेक्ट में आते हैं और एयर में हमारे पास वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब वो जो कूलर्स के स्टैंड हैं वो एयर के और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। ये जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है ये रस्ट होता है, मतलब जंग। इसका आम भाषा में अगर समझे तो अगर लोहा एयर के और वाटर के कांटेक्ट में रहेगा तो उसको जंग लग जाएगा। वो जो ब्राउन कलर के ऊपर लेयर की फॉर्मेशन होती है उसको हम रस्ट बोलते हैं, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। बेसिकली हमारे पास रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2। ये X का मतलब है कितने भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड्स या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब जैसे नॉन मेटल है हमारे पास सल्फ़र, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है। ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है ये एसिडिक इन नेचर होती है। ऐसे ही सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेगी तो सल्फरस एसिड बनाएगी। ये सल्फरस एसिड जो होता है बेसिकली ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है रिएक्शन विद वाटर। जब हम किसी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे यहाँ पे सोडियम लिया था हमने, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। और हमेशा जो रिलीज़ होती है गैस वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज़ होती है। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है इसके भी टेस्ट होता है। जैसे किसी रिएक्शन में से हाइड्रोजन गैस निकली है ये हमें पता कैसे चलेगा, आप क्या करो, एक बर्निंग कैंडल को उस टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाओ जिसमें से गैस निकल रही है। अगर उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है तो क्या होगा, पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर पॉपअप साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब जो गैस रिलीज़ हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर या फिर स्टीम के साथ। फॉस्फोरस एक्सेप्शनल केस है। नॉन मेटल्स में फॉस्फोरस है जो कि रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। अगर हम फॉस्फोरस को ऐसे ही खुला रख देते हैं जैसे रूम टेम्परेचर के ऊपर तो वो एयर के में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके जिस भी चीज़ में वो है, टेस्ट ट्यूब या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो फायर कैच कर लेती है। इसीलिए जो फॉस्फोरस होता है उसको खुला ना रख के हमेशा पानी में स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में ना आए। उसके बाद है रिएक्शन विद एसिड। मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके, जैसे यहाँ पे जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो उसने जिंक सल्फेट बना दिया और हमेशा रिलीज़ क्या करते हैं वो हाइड्रोजन गैस। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किंग ऑफ ऑल एसिड्स है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल एसिड होता है। ऐसे मैग्नीशियम मेटल है, उसने भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा तो मैग्नीशियम सल्फेट बना दिया, जिसके पीछे भी SO4 लगा होता है, वहाँ पे हम लास्ट में सल्फेट लगा देते हैं। तो SO4 था तो यहाँ पे आगे मैग्नीशियम है, Mg मैग्नीशियम का साइन होता है तो ये बन गया मैग्नीशियम सल्फेट। और जो रिलीज़ होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही ये सारी जो रिएक्शंस है ये आपको रीड करनी है अच्छे से, आपको लर्न रखनी होती है रिएक्शंस को। अब उसके बाद ये भी वही है कि अगर हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो क्या होगा, एक सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को शो करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आयरन है, कॉपर सल्फेट के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो इस रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या कि जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो उसको कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को हटा देता है। तो आयरन कॉपर को हटाकर कॉपर की जगह ले लेगा। तो हमारे पास बना क्या, पहले तो कॉपर और जो आयरन है एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगे, आयरन की जगह कॉपर और कॉपर की जगह आयरन आ जाएगा। और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसने उसको हटाकर उसकी जगह ले ली है।
जो इन्हीं को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया ज़्यादा रिएक्टिविटी होने की वजह से। इन्हीं रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस होती है ये मेटल्स जो है वो शो करते हैं। अगर ये रिएक्शन ना होके इस तरह से होता कि कॉपर और यहाँ पे आयरन सल्फेट, अब कॉपर तो आयरन से कम रिएक्टिव होता है, अब कम रिएक्टिव होने की वजह से वो आयरन को यहाँ से इस कंपाउंड से हटा नहीं पाएगा, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं हुई। अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवानी हो तो ज़रूरी है कि जो एलिमेंट हम जिसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं वो उस कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव हो। यहाँ पे आयरन था और उधर कॉपर सल्फेट था, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए उसने कॉपर की जगह ले ली, लेकिन कॉपर आयरन की जगह नहीं ले सकता क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो मोस्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करते हैं और नॉन मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मोस्टली शो नहीं करते हैं। ये जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पीछे डिस्कस की है हमने वही है यहाँ पे, या आप जब क्विक रिवीजन लेनी होती है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस। अब जैसे कॉपर है, आपको पता है कॉपर जो है इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल वायर्स, जो कोयल्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कोयल जैसे हीटर की तारें होती हैं उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में इसका यूज़ होता है। यूटेंसिल्स बनाने के लिए, कैलोरीमीटर बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। कैलोरीमीटर वो ऑपरेटर्स होता है जिसको हम लैब्स में यूज़ करते हैं, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब इसके बाद आपके पास आता है आयरन। अब आयरन के बहुत सारे यूजेस हैं। आयरन को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? यूटेंसिल्स बनाने के लिए, नाइफ्स बनाने के लिए, बहुत सारे एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं जो वहाँ पे आयरन का यूज़ किया जाता है। सिलेंडर, जो रेल की पटरियाँ होती हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, वो भी आयरन के बने होते हैं। और ये आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नॉर्मल इसके अलावा भी यूजेस इनके पता है तो आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है एलुमिनियम। अब एलुमिनियम को ये कहाँ यूज़ किया जाता है? एलुमिनियम को एलुमिनियम शीट्स में कन्वर्ट करके एलुमिनियम फॉइल्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स होते हैं वो एलुमिनियम के बने हुए होते हैं। इसको पेंट बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और जो एलुमिनियम होता है उसको रस्ट ना लगे आयरन को तब भी वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। जंग ना लगे किसी लोहे को तो हम एलुमिनियम के ऊपर परत चढ़ा देते हैं जिसको एलुमिनियम प्लेटिंग बोलते हैं। यूटेंसिल्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। गोल्ड और सिल्वर का यूज़ आपको पता है, ज्वेलरी में यूज़ होता है, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, कॉइन्स बनते हैं उसके, तो यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। जो प्लैटिनम है उसके इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स बनाए जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होते हैं, ये भी आप हायर क्लासेस में रीड करोगे। जो लेड होता है उसको ऑटोमोबाइल बैटरीज़ में यूज़ किया जाता है। जो कार में जो बैटरीज प्रेजेंट होती है उसके अंदर लेड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद क्रोमियम है, उसको भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो मतलब जो लोहे की चीज़ें हैं उसको जंग ना लगे इसलिए भी इसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी जाती है। तो ये करोजन रेजिस्टेंट नेचर होता है। करोजन का मतलब भी जंग लगना होता है, तो जंग ना लगे, रेजिस्टेंट मतलब होता है रोकना, तो जंग ना लगे इसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जो जिंक है, ड्राई सेल्स बनाने के लिए, गैल्वेनाइजेशन के लिए जिंक का यूज़ किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि आयरन को जंग ना लगे उसके लिए उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब ऐसे ही कार्बन है, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। कार्बन जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में यूज़ किया जाता है जो कि सेल्स वगैरह में फर्दर फिर यूज़ होता है। लुब्रिकेंट्स की फॉर्म में फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। पेंसिल्स बनते हैं ग्रेफाइट के, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है। अब जो डायमंड होता है वो भी कार्बन की एक फॉर्म होती है, तो डायमंड की ज्वेलरी भी होती है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जो बनाए जाते हैं इसकी हेल्प से। सल्फ़र है, वो स्किन ऑइंटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जो ऑइंटमेंट्स हम स्किन पे अपनी लगाते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सल्फ़र प्रेजेंट होता है। बहुत ज़्यादा, और इंसेक्टिसाइड्स और जो पेस्टिसाइड्स बनते हैं उसके अंदर भी सल्फ़र का यूज़ किया जाता है। और जो डाई वगैरह बनती है और गन पाउडर बनता है उसमें भी सल्फ़र काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है। आयोडीन जो है वो कॉमन सॉल्ट, जो घर पे नमक हम यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन प्रेजेंट होता है। तो आयोडीन वहाँ पे अपनी प्रॉपर अमाउंट में अगर हम आयोडीन लेंगे तो हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी नहीं होती। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं जो उसमें भी आयरन का यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन आपको पता ही है, हम रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, सांस लेने के लिए। कंबस्चन मतलब आग, वो सपोर्टर ऑफ हीट भी होता है। अगर आग को ऑक्सीजन मिल जाए तो वो और ज़्यादा इग्नाइट करना शुरू हो जाती है,
ऐसी फॉस्फोरस है वो मैच स्टिक्स जो माचिस की तीलियाँ होती हैं उसको बनाने के लिए, रैट पॉइजन बनाने के लिए फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन है, काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और नाइट्रोजन इज़ यूज़ टू प्रिजर्व ब्लड कॉर्निया, जो हमारे आई डिसीज़ होते हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। अब उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीन की टैबलेट्स डाल दी जाती हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ किया जाता है। पीवीसी पाइप्स होते हैं जो अंडरग्राउंड डाले जाते हैं, वहाँ पे भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हमें कॉपर, लेड, टिन इन सबको एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, तो वहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन यूज़ होता है। और हाइड्रोजन जो है अमोनिया गैस बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। दिस इज़ इट। आई रियली होप आपको चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं वो आपको याद रखने हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है। आई रियली होप यू आर क्लियर विद दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।